नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बजट तो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश करेंगी, लेकिन बूस्टर डोज वाला बजट होगा या नहीं, इसी पर सबकी नजर होगी। वैक्सीन आपने भी ले ली होगी, उम्मीद यही करते हैं, लेकिन वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज की बात पूरे विश्व में हो रही है। हम उसे प्रिकॉशनरी डोज अपने देश में कह रहे हैं। क्या ये बजट हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? कोरोना की महामारी ने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था, लोगों की जिंदगियां, उनकी आमदनी, सब पर जबरदस्त असर डाला है। इन सब पर हमारी नजर होगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें। आपको बता दें 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। 9 बजे वो अपने घर से निकलेंगी। उसके बाद वो वित्त मंत्रालय जाती है, जहां पर वो तमाम पेपर सब कुछ साधने के बाद 10:10 पर कैबिनेट की बैठक होती है। अप्रूवल के बाद 11 बजे निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री बही खाता लेकर, जी हां, अब ब्रीफकेस तो पुरानी बात हो गई, निर्मला सीतारमण चौथा बजट अपना पेश करने वाली हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ये बही खाता जो आप देख रहे हैं, लाल सिल्क के कपड़े में लपेट कर ये लेकर आई। ब्रीफकेस की जो प्रथा थी इससे पहले कि उन्होंने तोड़ी। 2 घंटे 40 मिनट भाषण 2020 में बजट भाषण रहा था। 2 घंटे 40 मिनट रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा बजट हिंदुस्तान में अगर हम देखें, आजाद भारत में लगभग 73 बजट अब तक पेश हो चुके हैं। 14 इंटरिम बजट हुए हैं, 4 स्पेशल बजट हुए हैं। 10 बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए थे। दूसरे नंबर पर पी चिदंबरम, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, पहुंच चुके हैं। जीआईपी मॉल से हमारी ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं आज बजट पर। तो आलोक शर्मा जी हमारे साथ पहुंच गए हैं। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। कृष्णबीर चौधरी जी किसानों का मुद्दा आज तक पर बोलते आए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचिका बघेल हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर आपको बताएंगी। देखिए, मिडिल क्लास को टैक्स से बड़ी उम्मीदें रहती है कि शायद कुछ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस, कुछ फायदा हो, कहीं से कुछ निकले। क्या सस्ता, क्या महंगा? और हम मॉल में ही जब बैठे हैं तो एक एक चीज की खबर आपको देंगे कि क्या सस्ता हो सकता है आज के बजट के बाद, कहां पर महंगाई बढ़ सकती है। महंगाई दर बड़ी चुनौती है सरकार की, क्या उस फ्रंट पर सरकार कोई बड़ा ठोस पहल उठा सकती है? इन सब पर हमारी नजर रहेगी। तो हम आपको दिखा रहे हैं बजट का ये विशेष शो सीधा जीआईपी मॉल से। और मॉल में जब हम बैठे हैं तो रेस्टोरेंट भी आपको लिए चलेंगे। जी हाँ, आज बजट शोज में हम आपको एक रेस्टोरेंट में भी लिए चलेंगे। खाने की चीजों पर क्या असर पड़ेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। पॉलिटिकल मेहमान हमारे साथ होंगे, उनके साथ चर्चा होगी। तो खास आज तक अंदाज में सवाल ये कि क्या ये बूस्टर डोज वाला बजट साबित होगा। नौकरी चाहते हैं दीप ग्रुप की, जो लालू यादव ने 2008 में जो दिया था, उन्होंने जो करके गए थे। नरेंद्र मोदी जी से यही उम्मीद है कि अब की जो 2000 ये जो चल रही है अब सरकार जो आने वाली है, इनसे नरेंद्र मोदी जी से यही है कि हमें नौकरी दी जाए। मोदी से हम लोग यही चाहते हैं कि 2008 में जिस तरह ने लालू प्रसाद यादव ने कुलियों को डी ग्रुप को नौकरी दी थी, उसी तरह हम लोग को भी बहाल कर दें डी ग्रुप में। इस समय काम की स्थिति इतनी खराब है कि घर का, बच्चों का पेट भरना बहुत मुश्किल से भरा जा रहा है। पुराने लोग का जितने थे यहाँ पर, जो कि बाप दादा करते चले गए, जो कि हमारे चाचा भतीजे जो थे वो चले गए गनमैनी में, ग्रुप डी में। वो भी हम लोग सोच रहे हैं, तो हम लोग जवान लड़के हैं, युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग का भी नौकरी मिलना चाहिए। बस नौकरी चाहते हैं। इतने दिन हो गए ना कोई भर्ती ना भर्ती। बेटा, आप लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं सर, स्टडी करते हैं। आम बजट आ रहा, सरकार से क्या चाहते हो इस बार एजुकेशन को लेकर? किस तरह से सरकार का बजट है? चाहते बस यही कि कोई भर्ती निकाले जाए, कोई निकल नहीं रही है, इधर उधर पढ़ रहे हैं। और बेटा, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? ये भर्ती नहीं निकल रही, स्कॉलरशिप भी नहीं दे रहे हैं। टैबलेट के लिए कहा था, उसको भी मुकर्रर नहीं किया है, बोला अभी दिया उसके बाद देंगे। टैबलेट भी नहीं दिया, ना कोई भर्ती निकाले। एयरफोर्स का रिजल्ट आया, वो भी कुछ नहीं हुआ, ना रिजल्ट आया अभी। हाँ, वो त्राहिम हो गई है। वो सब चाहती है कि ये टाइम पे बजट इतना अच्छा है तो सब लोग खुश हो जाए। जो इतना सब भाव बढ़ गया है, रांधन गैस का बढ़ गया है, फिर वो साग भाजी का बढ़ गया है, कठोर का बढ़ गया है। तो ये सब चाहते हैं कि ये टाइम पे बजट इतना सारा अच्छा सस्ता होना चाहिए कि सब गृहिणी खुश हो जाए। हम पहले तो चाहते हैं कि पेट्रोल और गैस, रांधन गैस, फिर दूसरा
ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद आता है सुबह में जो दूध आता है वो सबसे महंगा हो, अभी 4 रुपया बढ़ गया, 6 रुपया बढ़ गया, तो सब चीज़ें इतनी बढ़ गई है, अनाज कठोर बढ़ गया है, तो उसमें सब भाव कम होना चाहिए, तो गृहिणी लोग को खुश हो जाएंगे और ये बजट को पसंद करेंगे। बजट में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होना चाहिए, जिसकी वजह से मॉर्निंग में आज पहला तो आपको यहाँ दूध आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन देखोगे कि जब भी डीजल का भाव बढ़ा दूसरे दिन दूध का भाव बढ़ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होएगा तो सब चीज़ें सस्ती मिलेंगी आपको। इस बार की जो लॉकडाउन के बाद जो महंगाई बढ़ी है, इसकी वजह से सामान्य गृहिणी का बजट सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। इसका कारण एक ही है, पेट्रोल डीजल का भाव जो बढ़ा है, अचानक से इतना ज़्यादा भाव बढ़ गया, इसके कारण सारी चीज़ें महंगी हो गई है। इसके कारण जो घर की जो स्त्री होती है उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, अपने बच्चों को भी वो इतना कुछ नहीं दे सकती इतनी महंगाई में। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि ये बजट ऐसा बनाए सरकार के सामान्य लोगों को भी देखे और मिडिल क्लास फैमिली को भी देखे। पर महिला के लिए हमारी यही मांग है कि सरकार ट्रांसपोर्टेट में और महिला के लिए दूध का भाव कम होना चाहिए और शैक्षणिक के धोरण से बच्चे के लिए फीस भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हमारी यही मांग है कि अभी इस बार बजट सस्ता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बहुत हो तो कम हो जाए और सबको कम पैसे में ज़्यादा मतलब सब चीज़ सस्ती मिल जाए तो खाने पीने का, बच्चे का भरण पोषण करने का अच्छा रहेगा। इसलिए तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आम आदमी क्या सोच रहा है, महिलाएं क्या सोच रही है, हमने आपको आज तक पर सुना दिया। क्या ये बजट बूस्टर डोज वाला बजट साबित होगा? सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जफर इस्लाम साहब, जब वित्त मामलों से जुड़ी हुई कोई भी बहस होती है तो पार्टी आपको फ्रंट करती है, बैंकर रह चुके हैं, और आलोक शर्मा जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो आपको तमाम मुश्किलें गिनाएंगे। लेकिन देखिए, महामारी में लोग बहुत निराशा से गुजरे हैं। सैयद जफर इस्लाम, ये सच है कि लोगों की आमदनी का पर असर पड़ा है। कई ऐसे लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया, जिनकी सैलरियां काटी गई। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, चाहे वो टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, या फिर किसानों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। बेरोजगारी का मुद्दा देश में है, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट को लेकर चुनौतियां हैं। क्या बड़ी उम्मीद आम आदमी करे? छोड़िए, आप कांग्रेस को जवाब तो देते रहिएगा, आप दोनों तू मैं करते रहिएगा। आम आदमी जो आपको सुन रहा है आज, वो क्या उम्मीद करे कि वैक्सीन तो दोनों लग गई, अगर उन्हें बूस्टर कुछ मिलेगा इस बजट से? देखिए, जाहिर है हमारी सरकार हर बजट में, हर डिसीजन में, हर जो फैसले सरकार लेती है उसमें सबसे पहली सोच जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की होती है कि एक आम नागरिक को इससे क्या फायदा होगा, और उसको ही ध्यान में रख के एक गरीब आदमी का हाथ थामने वाली जो सरकार है उसको सबसे पहले ही उसका होता है फोकस कि गरीब आदमी को कैसे फायदा होगा। पिछले 2 साल में ये बात सही है, आपने सही जिक्र किया कि तकलीफ का दौर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया को इस दौर से गुजरना पड़ा, और उस दौर में जाहिर है बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो कभी हमने पूरे 100 साल के इतिहास में नहीं देखा था। लेकिन हम उससे बड़े अच्छे तरीके से ऊपर वाले के देश पे रहम करम रहा कि हम अच्छे तरीके से निकल गए, और अब जो स्थिति जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। जो भी आंकड़े देख रहे हैं आज के दिन में जो आंकड़े दिखते हैं उससे ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और जिस तरह से टैक्स में कलेक्शन में तेजी आई है, बढ़ोतरी आई है, उससे जाहिर है सरकार के हाथ थोड़े से और मजबूत हुए हैं कि कुछ और अच्छे फैसले ले सकते हैं एक आम नागरिक के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो फैसले लिए हैं पिछले दिनों में आत्मनिर्भर पैकेज के द्वारा, उसके फायदे अब दिखने लगे हैं, उसमें एक आम नागरिक भी अब फायदे महसूस करता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट जब आप कहती हैं तो उसको भी मुआयना करना चाहिए। हमारे मित्र कांग्रेस के बैठे हुए हैं, वो अपने समय का बात बताएंगे कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था किस तरह से, और आज पिछले 7 सालों में कभी भी जो है वो जो हमने एक रूल बना दिया था, एमपीसी कमेटी बनाई जो मॉनिटर करने के लिए कि भाई इन्फ्लेशन रेट कभी भी 6% से ऊपर ना जाए, वो सिर्फ दो ही बार ब्रीच किया है, 4% ± 2%। जो
मैंडेट है उसके हिसाब से सिर्फ 2-4 बार जो है ब्रीच किया 6% को। अगर पूरे 7 साल के देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है सीपीआई जो है कम है, वो 4% 5% से नीचे ही है। आज के दिन में जरूर प्रेशर है WPI पे, और वो ग्लोबल कारणों से है। दुनिया के अलग अलग इसमें जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन की वजह से, कमोडिटी प्राइस के बढ़ने की वजह से, चाइना के कुछ डिसीजन की वजह से जो अपवर्ड प्रेशर आया है कमोडिटी प्राइस पे, उससे थोड़ी से WPI पे प्रेशर है। लेकिन मुझे लगता है कि आज सरकार जो है बराबर चिंता करने वाली सरकार है। उस लिहाज से आप देखें, चूंकि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, चूंकि बहुत सारी चीजें जो फैसला लिया था जिसके फायदे दिखने लगे। जैसे आप देखिए, छोटी सी मिसाल कहता हूं, जीएसटी कलेक्शन में कितना हंगामा करते थे जीएसटी के बारे में। आज जीएसटी जो है बूम की तरह आया है, जो हर बार 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा जो कलेक्शन 7 महीने हो गए लगातार कलेक्शन जो है 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं, जो जिसकी कल्पना कांग्रेस वालों ने तो नहीं की थी, जाहिर है, जब ये क्रिटिसाइज करते थे। आज उसकी वजह से जो है हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इतना बम इतना माला माल आप लोग हो गए हैं, तो कुछ तो जनता के लिए कीजिए। 1 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्शन हर बार, थोड़ा सा, और ये बहुत सारे महीनों से हो रहा है। चूंकि लंबा प्रोग्राम है तो थोड़ा सा मौका दे दीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे थोड़े हेडरूम जरूर आ गए हैं, लेकिन अगर आप पिछले 7 साल का इतिहास देखेगा तो हमने बराबर 7 साल का ये है अंजना जी कि 7 सालों में कभी भी हमने जो भी फैसले लिए हैं वो आम नागरिक, मिडिल क्लास के लिए। अब देखिए, आयुष्मान भारत जैसी स्कीम किसको फायदा होता है, लाभ होता है? एक आम नागरिक को ही तो होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कर पाएंगे। हमारी सरकार ने 50 करोड़ लोगों के इलाज का किया, जो अपने आप में एक टेम्पलेट बना है। दुनिया के कई कंट्रीज का फीडबैक देखिए जो इस आयुष्मान भारत स्कीम को लेके अपने देश में इम्प्लीमेंट करना चाहती है। वैसे बहुत सारे स्कीम है। अब जैसे आप महामारी के समय देखिए, कई दुनिया के कई मुल्कों में उन्होंने राशन की तकलीफ से कितने लोगों का देहांत हो गया, लेकिन हमारे मुल्क में कम से कम ये है कि हमने पूरी कोशिश की कि राशन घर घर तक पहुंचा और इसमें कामयाब हुए और किसी को कोई ऐसी क्षति नहीं हुई। उसी तरह से अगर आप देखिए, मैं छोटे से एक स्नैपशॉट की तरह बोलता हूं, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो नौजवान हो, हमारे सबके लिए आज हमने जो PLI स्कीम लेके आई, इसका जो फायदा दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है बार बार एक्सपेंशनरी मोड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिख रहा है, सर्विसेज सेक्टर दिख रहा है। इसका लाभ किसको होने वाला है? जाहिर है कुछ चीजों आप दिख रहे, जो आप बात कर रहे थे कुछ चीजों के बारे में, वहां पर आप दिखा रहे थे छोटे छोटे चीजों के दाम बढ़े, उसको जाहिर है सरकार और भी ध्यान देती रहेगी और जो अपवर्ड प्रेशर है उसको रोकेगी और उसका लाभ पूरा आम नागरिक को पहुंचाएगी। ठीक है, ठीक है। स्नैपशॉट नहीं, पूरा अच्छा खासा भाषण आपने दे दिया। अब सबको सुनिएगा यहाँ पर भी, ताकि आप उस पर बोले। राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी, आप क्या उनको घेरिएगा? वो घेर रहे हैं कि 5.3 पर इन्फ्लेशन रेट हमने रखा हुआ है। इतनी चुनौतियों के बीच में आप में तो डबल डिजिट होता था, और अगर सरकार कुछ अच्छा और बड़ा करती है तो चुनावी बजट तो नहीं बोलिएगा, सुबह सुबह बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने जिस तरह का भाषण दिया, उससे तो लग रहा है कि नौकरियां जो है पुलिस ढूंढ ढूंढ के लोगों को दे रही है, और महंगाई तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं। होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं बताया है इन्होंने, केवल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाकर चल दिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.23 है, 15 के करीब। WPI वो तो ग्लोबल कारण है, इसलिए है। मोदी जी वहां कुछ नहीं कर सकते ना, बादल आ गए होंगे, आज कोहरा भी है। मुद्दे की बात है कि आपने जो कहा था ना, जिन्ना जी शुरुआत की थी कि प्रथाओं की बात है, टोकनिज्म, ये पूरी की पूरी सरकार 2014 के बाद टोकनिज्म पे जिंदा है। कभी कड़वी दवा का बजट आता है, कभी बूस्टर डोज का दवा का बजट आता है, कभी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, और इकोनॉमी जो है वो रेंगअप इंडिया हो गई है। अगर हालत ऐसी नहीं होती, इंडिया हो गई है, रेंग रही है इकोनॉमी, रेंगअप। अच्छा, पूरी तरह हिंदी और इंग्लिश का जो आपने इंग्लिश पढ़ा है सर, गजब। हालत ये है कि जो मोदी नॉमिक्स है, जिनमें कहीं पर भी इकोनॉमिक्स का कोई पुट नहीं है। हम आज अरुण जेटली जी का मुझे भाषण याद आ रहा था 2010-11 का, कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है, स्लैब है, वो 5 लाख होनी चाहिए। 7 साल हो गए बजट आते आते, 1 रुपया आगे नहीं बढ़े। बेरोजगारी की हालत ये है कि 45 और 50 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे भाइयों बहनों मित्रों, और उसके बाद क्या हुआ कि 2 करोड़ रोजगार हर साल छीन लिए इस सरकार ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे 116 देशों में 104वें नंबर पर हम पहुंच गए। हालत यह है कि आज केवल और केवल आप भाषण की सरकार चला रहे हैं। रक्षा बजट घट गया,
अगर आपका बम्पर टैक्स कलेक्शन आ गया है तो उसके बाद भी जो फिजिकल डेफिसिट है, जो घाटा है सरकार का, वो 9% के करीब बना हुआ है। मैं जानना चाहता हूं भाई क्यों, कहाँ दिक्कत आ रही है? आपका जीएसटी कलेक्शन। सर सुनिए, अगर टैक्स स्लैब में बढ़ा देते हैं एग्जेम्पशन लिमिट और कर देते हैं 3 लाख ही कर दीजिए, मान लीजिए 4 लाख 5, चुनावी बजट नहीं बोलिएगा ना। देखिए बात ऐसी है, चुनावी बजट बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा तो बजट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं कि 10 साल हो गए, 11 साल, 2010 में जो डिमांड बीजेपी करती थी, आप कह रहे हैं कि 5 लाख कर दीजिए एग्जेम्पशन लिमिट। मैं तो कह रहा हूँ 8 लाख हो जानी चाहिए थे 8 लाख अरुण जेटली जी के हिसाब से। बम्पर कलेक्शन हो रहा है। जल्दी से रुचिका जी, रुचिका भगत हमारे साथ है, इसके बाद मैं आऊंगी आप लोगों के पास। जल्दी से आपके पास एक छोटा सा जवाब, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि छोटा सा जवाब ये कहना है, देखिए स्नैपशॉट बहुत लंबा हो जाता है, बोल लीजिए 10 सेकंड जल्दी। देखिए ये अभी कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है 9.2 पर, थोड़ा देख के आया करो भाई। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट 6.8 से भी ज्यादा बेहतर होने वाला है। आईपीओ अगर हो गया तो वो 6.4 हो जाएगा और आगे जो है फिस्कल कंसोलिडेशन का पूरे तौर से रोड मैप आएगा और अगले FY23 के लिए डेफिसिट 3.1% था, वो बढ़कर 9% के करीब हो गया है। आप बजट में कुछ भी ख्वाब दिखाते रहिए कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। हालांकि है कि जो लोग हवाई जहाज में चल रहे तो हवाई चप्पल में आ गए। नहीं, महामारी में क्या आप महामारी से पहले 45 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट। नहीं, महामारी को छोड़ के गरीबाई को, अरे कैसी बात करते हैं? आपकी सबसे बड़ी चुनौती देखिए, 84% लोगों की इनकम घट गई है और महंगाई तो है ही 400 रुपए वाला सिलेंडर। अरे कुछ अच्छा सुनने दीजिएगा हमारे दर्शकों को, जल्दी से पढ़ के आइए, सही बातें कीजिए, झूठ मत बोलिए। ठीक है मिस्टर इस्लाम, प्लीज सर। हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी, छोटा सा जवाब क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। बिल्कुल, हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी 2018 में बढ़ी थी, उसके बाद से वो 2018 से सेम है, मगर इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो अनडाउटेडली डबल हुआ है। तो मुझे लगता है इस बार बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन पे खास ध्यान देना चाहिए, या हम उसको महंगाई भत्ते से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप हर साल बढ़ाइए, या फिर आप उसको डायरेक्टली 1 लाख कर दीजिए या उससे ज्यादा बढ़ा दीजिए, जितनी सरकार में क्षमता है उतनी कर सकते हैं। इससे अल्टीमेटली जो सैलरी क्लास एम्प्लॉय है, जो इनफैक्ट मेजर टैक्स पेयर है, मुझे लगता है उसके हाथ में कैश इन हैंड बढ़ेगा और उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। दिखा देते हैं वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ आपको दिखाई देंगे पूजा अर्चना करते हुए। ये पहली तस्वीरें आ रही हैं वित्त राज्य मंत्री के तौर पर वो, और साथ ही पंकज चौधरी दूसरे वित्त राज्य मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर 9 बजे के आसपास निर्मला सीतारमण भी पहुंचेंगी और वहां से आगे मामला बढ़ेगा। कैबिनेट में लगभग 10:10 पर ये कैबिनेट होनी है, वहां से अप्रूवल के बाद फिर 11 बजे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें पूजा अर्चना करते हुए भागवत कराड़ दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अनुराग ठाकुर भी दिखाई देते थे पूजा अर्चना करते हुए। आलोक जी अच्छे खासे सवाल उस पर भी दाग देते थे। सैयद जफर इस्लाम साहब सांसद बीजेपी के बने हुए लगातार, हमारे साथ राजेश शर्मा जी भी यहाँ पर आ गए हैं। आपसे भी सर मैं एक कमेंट जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले आइए आपको इन पूजा पाठ की तस्वीरों के साथ सुना देते हैं दूसरे वित्त राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी, वो क्या कह रहे हैं। आज बजट पेश होना है, क्या कुछ हिंट इससे मिलता है, सुनिए उनको। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। निश्चित तौर से थोड़ा इंतजार करिए, बजट आएगा, सब कुछ सामने इन सभी सेक्टरों को सभी चुनौतियों को ध्यान में रख करके ये बजट आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, कुछ घंटों की बात है। किसान भी उम्मीद करें? निश्चित तौर से सभी वर्ग को उम्मीद करना चाहिए। धन्यवाद। हर वर्ग को हम एड्रेस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार रखिए, पेशेंस, धैर्य रखिए, क्योंकि अभी बजट के बारे में कोई भी हिंट देने के मूड में नहीं है। कृष्णवीर चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। किसान मुद्दों पर, कृषि कानूनों पर बहस में अक्सर आप उनको आज तक पर सुनते थे, उनके पास भी चलेंगे। किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है, हर वर्ग देखिए, मिडिल क्लास, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब में वो उम्मीदें कहीं रख रहा है। इसी के साथ जो
खास तौर पर छात्र हैं। बेरोजगारी वो परेशानी है जो सरकार को घेरते आई है बार बार। उस फ्रंट पर क्या कुछ हो सकता है, ये आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। और ऐश्वर्या, आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर से जुड़ रही है। कुछ ही देर में उनके निकलने का कार्यक्रम होगा, 9 बजे वो पहुंचती है वित्त मंत्रालय। ऐश्वर्या। अंजना, मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर पहले, अभी कुछ ही मिनट पहले इनफैक्ट यहाँ से निर्मला सीतारमण निकली हैं। वो यहाँ से सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री गई हैं और वहां से 9:10, 9:15 पे वो बाहर निकलेंगी। एक बात आपको बता दूं, बही कहा था निर्मला सीतारमण जब पहली बार जब उन्होंने पेश किया था, तब उन्होंने कहा था कि बजट नहीं बही खाता है ये। और पिछली बार उन्होंने पेपर नहीं लिया था, एक इंडियन मेड टैबलेट लिया था। तो अब की बार उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही कुछ 9:10 मिनट 15 मिनट पे देखने को मिलेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर। निर्मला सीतारमण वहां पहुंचेंगी अंजना कुछ ही देर में। बिल्कुल, और निर्मला सीतारमण के नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं जिसकी हम बातचीत कर रहे थे। लंबा वो भी बोलती हूँ, और सैयद जफर इस्लाम साहब भी सरकार की तरफ से अपना पक्ष पूरा रखते हैं। 2 घंटे 40 मिनट 2020 में भाषण दिया था निर्मला सीतारमण ने। इससे पहले इतना लंबा बजट भाषण किसी ने नहीं दिया था इतिहास में। लेकिन लंबा बजट भाषण और बहुत अच्छा बजट है या नहीं, इस पर चर्चा बहुत नए सिरे से। उन्होंने कहा था कि सेंचुरी का सबसे अच्छा और बड़ा बजट हमने दिया है, ये पिछली बार उन्होंने कहा था। इस बार क्या उम्मीदें रखती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। वी शेप रिकवरी से बताया गया कि ये के शेप रिकवरी है। क्या इसका मतलब है, आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर होगा, नहीं होगा? हम आपको बता दें, 11 बजे वो बही खाता अपना लेकर बजट पेश करेंगी। ब्रीफकेस वाली जो प्रथा थी उसको भी उन्होंने समाप्त किया है। निर्मला सीतारमण अपना बजट ये पेश कर रही हैं फुल टाइम वित्त मंत्री के तौर पर। इससे पहले इंदिरा गांधी ने अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर वित्त मंत्रालय संभाला था, लेकिन महिला फुल टाइम बजट वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने अपनी पैठ बनाई है। और इसी के साथ पहली महिला फुल टाइम वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई है। क्या इन चुनौतियों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स, ये हमेशा कहा जाता है कि कुछ नया क्या वो लेकर आती हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बदलाव थे जो यूपीए के भी कार्यकाल में बजट में किए गए, लेकिन क्या इस बार जो ये दूसरा मोदी का कार्यकाल है उसमें कोई बड़ा फेरबदल? ये निर्मला सीतारमण की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। वित्त मंत्रालय वो पहुंच चुकी हैं, लगभग 9:15 बजे वो यहां से निकलेंगी। मुझे तो लग रहा है कि वो जरा बिफोर टाइम ही चल रही हैं आज, लेकिन ये उनका तरीका भी है फंक्शनिंग का। बताया जाता है कि वो जब बहुत ही डिटेल्स में जाती हैं और बहुत कुछ करती हैं। अब जल्दी जल्दी यहाँ पर जो कुछ हमारे साथ मेहमान बने हुए उनसे एक एक कमेंट ले लेते हैं, फिर आपको सीधे लिए चलेंगे, क्योंकि तस्वीरें वो भी दिखवाई जिसमें भागवत कराड़ साहब जो कि वित्त राज्य मंत्री है वो पूजा पाठ कर रहे हैं। पंकज चौधरी ने कहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम लोगों ने सभी का ध्यान रखा है इस बजट में, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन कृषि कानूनों की वापसी, और फिर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कृष्णबीर चौधरी जी को इनकार नहीं कर सकता है। उसकी छाप दिखेगी क्या, किसानों के लिए कुछ बड़ा हो सकता है क्या? सिर्फ उसी नजरिए से नहीं, पूरे ओवरऑल अगर हम देखें तो किसान जो इतने लंबे वक्त तक आंदोलन में बैठे, उनको भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। नहीं, देखिए, कृषि में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जो किसान सम्मान निधि शुरू की थी 6,000 रुपए प्रति वर्ष की, किसानों को ये उम्मीद है कि इसमें कुछ बढ़ाएगी सरकार। दूसरा ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें जो सब्सिडी है वो 6 महीने तक के लिए 3% की सब्सिडी होती है, जबकि किसान को फसल का पैसा 1 साल में आता है। सर, किसान सम्मान निधि पर हमने ग्राफिक्स भी तैयार करके रखे हुए हैं। यही आज तक पर खबरों को देखने का, बजट को देखने का यही फायदा होता है, चाहे वो विकास दर हो, हर वर्ष का आंकड़ा, महंगाई दर में हर वर्ष का आंकड़ा। आप ग्राफ के जरिए समझिए कि कहां पर हो रहा है फायदा, कहां पर नुकसान। जो किसान सम्मान निधि पर, ये देखिए, ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकार ने सबसे नीचे पहला वाला आंकड़ा होगा, वहां से लेकर हर वर्ष किसान सम्मान निधि में मोदी कार्यकाल में कितना अलॉट किया जा रहा है पैसा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, गन्ना का जो भुगतान है उसको लेकर पश्चिमी यूपी में बहुत मुश्किलों का सामना बीजेपी कर रही है। अंदा जी, देखिए, गन्ने की स्थिति ये है कि अगर हम ये देखें कि गन्ने का जो पिराई उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और उसके भुगतान में सुधार बहुत बड़े पैमाने पर है, सच्चाई को हमको स्वीकारना होगा। अगर हम देखेंगे तो जो पहले भुगतान लेट होता था, अब उसमें सुधार तो है, लेकिन अभी भी कुछ मिल ऐसे हैं जो उसमें भुगतान नहीं कर पा रहा। उम्मीद ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कानून में सुधार इसलिए करना चाहिए कि 14 दिन में अगर भुगतान ना हो तो किसान को ब्याज की व्यवस्था जो है उसको लागू किया जाए। जो पहली जो स्थितियां रही है उसमें आज जरूरत है। गन्ने की स्थिति तो ये है। और अगर हम देखें कि पिराई जो है 2 गुनी बढ़ी है और मिलों में मॉडर्नाइजेशन हुआ, वो बात ठीक है,
कि पहले किसान गन्ना औने पौने दाम पर जो क्रेशर में फेंकना पड़ता था और आज वो मिल में जा रहा है, ये तो एक अच्छी बात है। भुगतान में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है। डेयरी सेक्टर को, मछली पालन को, मुर्गी पालन को और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को, इसी में जो रोजगार बढ़ेंगे वो कृषि क्षेत्र में ही रोजगार सबसे ज्यादा बढ़ने की जो भी कुछ है इसी में है। और आपने कोरोना में देखा है कि ये आपने बहुत दिलचस्प बताया कि आप कह रहे हैं कि अगर भुगतान सरकार नहीं कर पाती है गन्ना किसानों का तो वो उस पर इंटरेस्ट देना शुरू कर दे, ब्याज देने की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन प्रदेश सरकारों को जो कानून था उसमें उनको अधिकार ऐसा दे रखा था कि अगर गन्ना आयोग चाहे तो ब्याज माफ कर सकता। इन तीनों को दिखाइए। ये जो ब्याज माफी की व्यवस्थाएं चली है ये गलत है। बजट के दिन किसानों का मुद्दा इतने प्रखर तरीके से उठ रहा है, ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है इस देश में। अब तीनों को दिखाइए, सैयद जफर इस्लाम साहब, आलोक जी और कृष्णबीर चौधरी जी को। जल्दी से इस पर एक कमेंट सर आपका। किसानों की व्यथा, आप खैर बजट तो है ही और देश आपको चलाना भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और आपकी सरकार तो वैसे ही चुनाव पर बहुत ध्यान देती है। तो ऐसे में जो तमाम बातें वो कह रहे हैं इन सब पर ध्यान देना होगा। क्या किसान उम्मीद रखे आपके इस बजट से, सैयद जफर इस्लाम साहब? देखिए जाहिर है आपको भी वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा कि सभी लोगों का ध्यान रखा, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खासकर अगर उन्होंने किसी ने सवाल किया, किसी रिपोर्टर ने, तो उन्होंने कहा किसानों के बारे में, तो उन्होंने कहा सबका ध्यान रखा गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब गन्ना के बारे में बात होती है तो गन्ना के भुगतान के बारे में तो यही कांग्रेस तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती इसलिए कि वो सरकार में ही नहीं थी। लेकिन बसपा जो है 55,000 करोड़ का, 95,000 करोड़ का जो है समाजवादी पार्टी, और हमारे सरकार में 1,52,000 करोड़ से भी ज्यादा, और अभी हमने रिसेंटली 500 करोड़ का और उसके अलावा और भी अनाउंसमेंट किया है, हमने करने वाले हैं। कितनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी, बोनस दिया हमने, भुगतान के साथ साथ बोनस भी दिया। लेकिन जाहिर है जैसा कृष्णबीर जी कह रहे हैं कि कुछ और भी समस्याएं उनकी होंगी, और जाहिर है सरकार हमारी समझती है उस समस्याओं को, हर चीज उनसे उनकी चिंता, अपनी चिंता समझते हुए मुझे उम्मीद है कि अगर उनकी कोई उम्मीदें हैं तो जाहिर उसका समाधान भी हमारी सरकार ही निकाल पाएगी। इसलिए कि पिछले 7 सालों में हमने यही कोशिश की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि उनकी आमदनी बढ़े। आमदनी बढ़ने का जो भी तरीका हो सकता है उसको हमने कहा, चाहे इनपुट कॉस्ट कम हो या फिर उनके सम्मान निधि के द्वारा या फिर बहुत सारे और भी जो किसान सर्विसेज के अंतर्गत हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। लेकिन चूंकि आपने स्पेसिफिक गन्ना के बारे में सवाल किया, तो मुझे लगता है कि देखिए हम गन्ना किसानों के बारे में बहुत चिंतित हैं, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा भुगतान किया है और उसमें बोनस का भी इजाफा किया है और आगे और भी कुछ करने वाले हैं। ठीक है। कृष्णबीर जी को भी कहना है सर। जी। मेरा ये कहना है जफर भाई कि जो बाजार का मामला है, बाजार में सुधार जो है करना समय की आवश्यकता, क्योंकि बाजार की ताकतें किसानों को शोषण कर रही है। दुर्भाग्य मैं ये कहूंगा किसानों का कि उस राजनीतिक दलों ने जो बाजार को खोलने का विरोध किया वो किसानों के हित में नहीं हुआ। ये चंद लोगों की मांग हो सकती है, लेकिन देश के 86% गरीब किसानों का जो बाजार में शोषण है उसके लिए कुछ जरूर करना पड़ेगा। और बाजार में जब तक किसान खड़ा नहीं होगा किसान नहीं बच सकता। जल्दी से आलोक जी। अंजना जी, मुझे लगता है 3 बीजेपी के लोग हैं, मुझे वाजिब समय दीजिएगा। अभी तक कितने बोला, फिर आपने रोना शुरू कर दिया। अभी तक किसने अगर बोला? आपको लगता है विपक्ष रो रहा है तो फिर मैं दूसरे शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा। कितने नेता बोले बीजेपी की तरफ से? तीन लोग किसान नेता बीजेपी के पदाधिकारी हैं, आप भी कह रहे हैं, फिर हमें पद बताऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। वापस आते हैं मुद्दे पर। 700 किसानों की शहादत के बाद भी अगर किसानों का बहुत भला हुआ है तो ये भगवान ही समझा सकता है। इनपुट कॉस्ट की बात हुई है, डीजल 54 रुपए से 90 रुपए पर पहुंच गया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड 5 गुना कीमत बढ़ गई, फर्टिलाइजर 2.5 गुना कीमत बढ़ गई, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता प्रवचन ज्ञान दे रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट कम हो गई है, कर्जा बढ़ गया प्रति किसान का, आत्महत्याओं की दर बढ़ गई। ये वी शेप, के शेप, 3D, 4P, 5S ये सब बंद कर दीजिए। अच्छे दिन की बात कीजिए ना। आप लोग अच्छे दिन के नाम पर आए थे, क्या यही अच्छे दिन है? आज हालत यह है कि जिस तरह का बिल एक पेंडिंग है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स की हालत और खराब हो जाएगी, जो इंपोर्ट की बात है, किसानों को तो आपने मार दिया बिल्कुल पूरी तरह से। एमएसपी की बात क्यों नहीं करते? ना कृष्णबीर जी के मुंह से एमएसपी शब्द निकलेगा, ना बीजेपी के प्रवक्ता के मुंह से एमएसपी शब्द निकलेगा, लेकिन भाषण पेलम पेल है।
मोदी साहब से हम पूछना चाहते हैं, आपने 6,000 रुपए उनके नहीं 6,000 रुपए उनके खाते में डालकर 20,000 रुपए उनकी जेब से निकाल लिए। ये कौन से इकोनॉमिक्स है आपकी? आलोक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि एमएसपी की जो व्यवस्थाएं हैं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तो आपने की टोकरी में फेंक दी थी, हम तो बराबर बात कर रहे थे। और एक टोकरी का ताला लगा दिया था क्या? कि बाजार लेते बाजार में शोषण बाजार की ताकतें करती हैं। आपकी सरकार इन कानूनों में सुधार करने की वकालत करती थी, लेकिन जब सुधार हुए तो आपने राजनीतिक रूप से उनका विरोध करना शुरू कर दिया। आपने गरीब किसानों के हित में नहीं किया। आप खुद कहते थे कि तभी किसान बचेगा, ये नहीं है। अरे बजट में तो कम से कम एक आदमी एक वक्त पर बोले। जल्दी से राजेश जी आपसे कमेंट। देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा, जो इकोनॉमी फ्रेगाइल 5 पे थी, वो अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उसके ऊपर में इनको पता नहीं कहां से प्रॉब्लम है। फास्टेस्ट ग्रोइंग हम नहीं कह रहे हैं कि 8.5 पे बढ़ेगी, ये IMF कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। IMF सिर्फ महंगाई बीच में ना बोले। एक इंडिकेटर तो बताइए ना आलोक जी, माइक्रो मैक्रो एक इंडिकेटर बताइए ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग कैसे है बताइए। GDP का इंडिकेटर बता रहा हूँ। GDP का इंडिकेटर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा कल का आपने? आप इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि हम इस बार 2022 में 2020 के पॉइंट पर जाएंगे। आप बीच में ना बोले। है कि नहीं है इकोनॉमिक सर्वे? ना बताइए मुझे पहले। फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP कैसे है? IMF बोलता है, वर्ल्ड बैंक बोलता है, आपको ज्यादा पता है क्या? इस तरीके की बातें ना करें। जहां आप लोग 11 किलोमीटर रोड बनाते थे, हम 36 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। जहां हम इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा कर रहे हैं, रोड ज्यादा बना रहे हैं। आप 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम 4.5 लाख करोड़ रुपए आंकड़ों में बात कीजिए ना आप। इसीलिए कोरोना के अंदर पर किलोमीटर NHAI का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 गुना हो गया मोदी सरकार में। 1100 करोड़ से 3300 करोड़ हो गया। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ठीक है, हम वापस आलोक जी 24 लाख करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के नाम पर ये सरकार डकार गई।